आज हम मुगल कालीन प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था की गहराई में उतर रहे हैं, जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है। इतनी बड़ी सल्तनत आखिर चलती कैसे थी? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। ये एक कह सकते हैं मल्टी लेयर्ड सिस्टम था। इसमें सेंट्रो का कंट्रोल भी था और लोकल लेवल पर थोड़ी आज़ादी भी। जाहिर है इतने बड़े साम्राज्य के लिए ये बैलेंस तो चाहिए ही था। तो सबसे ऊपर तो बादशाह थे, है ना? सारे अधिकार उन्हीं के पास। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन उनके ठीक नीचे वो वकील मुतलक, शुरू में काफी पावरफुल था ये पद। हाँ, बहुत शक्तिशाली था, एक तरह से प्रधानमंत्री। लेकिन अकबर ने बड़ी होशियारी से इसकी पावर कम की और फोकस शिफ्ट किया वित्त विभाग पर, जिसे दीवाने विजारत कुल कहते थे। अच्छा। तो अब दीवान या वजीर मेन हो गया, सारा रेवेन्यू, फाइनेंस सब उसके हाथ में। आप सोचिए, मुजफ्फर खां, राजा टोडरमल, कितने बड़े नाम इस पद पर रहे। हाँ बिल्कुल। और औरंगजेब के वक्त तो असद खां पूरे 31 साल दीवान रहे। कमाल है। हाँ। अच्छा, और सेना का मुखिया कौन था? वो मीर बख्शी। सही पकड़ा, मीर बख्शी, मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड। पर काम सिर्फ लड़ाई का नहीं। अच्छा, और क्या था? अरे बहुत कुछ। मनसबदारों की नियुक्ति की सिफारिश करना, उनकी तनख्वाह देखना, सैनिकों का हुलिया नोट करना, जिसे चेहरा कहते थे, घोड़ों को दागना, मतलब पहचान रखना। हाँ, दाग प्रथा। हाँ, दाग। ये सब पक्का करने के लिए कि जितने लोग और घोड़े कागज पर हैं उतने असल में हो। ट्रांसपेरेंसी कह सकते हैं। और हाँ, सूबों के जो बख्शी थे वो भी सीधे इसी मीर बख्शी को रिपोर्ट करते थे। यानी सेंटर का पूरा कंट्रोल सेना पर। बिल्कुल। तो फाइनेंस पर दीवान, सेना पर मीर बख्शी, और कौन थे सेंटर में मुख्य लोग? न्याय के लिए थे काजी उल कुज़ात, मतलब चीफ जस्टिस। फिर एक मुहतसिब होता था। मुहतसिब, उसका क्या काम था? वो देखता था कि लोग शरीयत के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं, मतलब पब्लिक मॉरल्स का ध्यान रखता था। एक विवादास्पद बात स्रोतों में ये भी आती है कि औरंगजेब के समय इन्हीं मुहतसिबों को मंदिर और पाठशालाएं तोड़ने का काम भी दिया गया था। फिर सद्र उस सुदूर थे जो धार्मिक मामलों और दान वगैरह देखते थे, और मीरे सामा जो शाही महल, हरम, कारखाने, इन सब का मैनेजमेंट संभालते थे। ये तो हो गई केंद्र की व्यवस्था, लेकिन ये नीचे तक, मतलब सूबों और जिलों तक कैसे काम करती थी? दिल्ली से बैठकर पूरा हिंदुस्तान चलाना तो मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल था। इसलिए साम्राज्य को सूबों में बांटा गया था, प्रांत कह लीजिए। हाँ। सूबे का हेड होता था सूबेदान या सिपहसालार, वो एग्जीक्यूटिव हेड था, लॉ एंड ऑर्डर उसी की जिम्मेदारी। अकबर के टाइम 12 सूबे थे, औरंगजेब के टाइम बढ़कर 20 हो गए। 20? काफी बढ़ गए। हाँ। खासकर दक्कन जीतने के बाद। लेकिन यहां एक मजेदार बात थी। सूबे का जो फाइनेंस ऑफिसर था, यानी प्रांतीय दीवान, वो सूबेदार के अंडर नहीं था। अच्छा, तो किसके अंडर था? वो सीधे सेंटर के दीवान को रिपोर्ट करता था। अरे वाह, ये तो मतलब चेक इन बैलेंस जैसा हो गया। ताकि सूबेदार ज्यादा पावरफुल न हो जाए। बिल्कुल। इससे केंद्र का फाइनेंस पे कंट्रोल बना रहता था। टकराव भी होता होगा जाहिर है, पर कंट्रोल जरूरी था। शहरों में लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोतवाल था। और सूबों से नीचे जिले और परगना लेवल पर? सूबे बटे थे सरकार में, यानी जिले। वहां मेन मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था फौजदार, और रेवेन्यू का काम देखता था अमलगुजार। ठीक है। फिर सरकार भी परगणों में बटे थे। परगने में शिकदार था सिक्योरिटी के लिए, आमिन या अमिल रेवेन्यू के लिए, फोतगार खजांची और कानून गो लैंड रिकॉर्ड्स के लिए। और गांव काफी हद तक अपने आप चलते थे। वहां खुद, मुकद्दम, चौधरी, पटवारी जैसे लोकल अधिकारी ही काम संभालते थे। अब आते हैं उस सिस्टम पर जिसे मुगल सिस्टम की रीढ़ कहा जाता है, मनसबदारी। ये क्या बला थी? सुनने में बड़ा भारी लगता है। हाँ, भारी तो था। ये अकबर का इनोवेशन था। 1577 में शुरू किया। मनसब मतलब रैंक या पद। ये एक कह सकते हैं यूनिफाइड सिस्टम था, जिसने मिलिट्री और सिविल दोनों तरह के अधिकारियों को एक ही ग्रेडिंग सिस्टम में डाल दिया। ओह, मतलब एक ही रैंक से सब तय होता था। हाँ, हर बड़े अधिकारी को एक मनसब मिलता था, और इस मनसब से दो चीजें जुड़ी थी, जात और सवार। जात और सवार। अच्छा, इनमें क्या फर्क था? सिंपल है। जात से तय होती थी अधिकारी की पर्सनल रैंक, दरबार में उसकी हैसियत और उसकी सैलरी, जैसे आजकल ग्रेड पे होता है ना। हाँ, समझा। वैसा ही कुछ। और सवार रैंक बताता था कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक मेंटेन करने हैं। ये उसकी मिलिट्री लायबिलिटी थी। और वो दाग और चेहरा सिस्टम तो था ही अकाउंटेबिलिटी के लिए। दिलचस्प। तो ये सिस्टम हमेशा एक जैसा रहा या इसमें बदलाव भी हुए?
नहीं, बदलाव तो हुए। जहांगीर ने सियास्पा और दुअस्पा शुरू किया। इसका मतलब था कि जात रैंक बढ़ाए बिना भी सवार रैंक यानी सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा सकती थी, कुछ खास लोगों के लिए। अच्छा। शाहजहां ने सैलरी सिस्टम को मंथली बेसिस पर लाने की कोशिश की। जागीरों में थोड़ी कटौती भी की, लेकिन असली प्रॉब्लम शुरू हुई औरंगजेब के टाइम। क्या प्रॉब्लम? दक्कन में लड़ाइयां लंबी खिंची और बहुत से मराठा सरदारों को भी मनसब देने पड़े। नतीजा, जागीरें कम पड़ गईं। इसे बेजागिरी संकट कहते हैं। ओह, जागीरों की कमी। हाँ, इससे सिस्टम पर बहुत प्रेशर आया, असंतोष फैला। औरंगजेब ने एक मशरूत सिस्टम भी शुरू किया, जहां मनसब किसी खास पोस्ट या शर्त से जुड़ा होता था। पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि स्रोतों के मुताबिक औरंगजेब के ही टाइम पर हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे ज्यादा था, करीब 33%, शायद मराठों को शामिल करने की वजह से। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। अच्छा, सेना की बात हो रही थी, तो मनसबदारों के घुड़सवारों के अलावा और कौन सी यूनिट्स थी? मेनली 4 थीं। एक तो पैदल सेना, जिसमें तलवारबाज भी थे और बंदूकची भी। हाँ। दूसरी घुड़सवार सेना, इसमें भी 2 तरह के थे, बरगीर जिन्हें घोड़े और हथियार स्टेट से मिलते थे, और सिलेदार जो अपने लाते थे। ठीक। तीसरा तोपखाना, ये मुगलों की बड़ी ताकत थी, इसका हेड मीर आतिश कहलाता था। और चौथा नेवी, जो बहुत मजबूत तो नहीं थी, पर बंगाल जैसे इलाकों में नदी के बेड़ों के लिए मीरे बहर होता था। और वो आहदी सैनिक? हाँ, वो बादशाह के अपने स्पेशल सैनिक थे, ज्यादा भरोसेमंद कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत डिटेल्ड और रेगुलेटेड सिस्टम था, लेकिन जैसा आपने बताया, समय के साथ इसमें चुनौतियां भी बढ़ती गईं, खासकर मनसबदारी में। बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री को मनसबदारी से जोड़ना आइडिया तो बहुत अच्छा था, पर उसे मैनेज करना, खासकर जागीर और कैश पेमेंट का बैलेंस, जात सवार रैंक का तालमेल, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स होता गया। इसका असर बाद के मुगल काल पर साफ दिखता है। श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस पूरे सिस्टम में हमने कंट्रोल और बैलेंस की बात की, जैसे प्रांतीय दीवान का सीधा सेंटर को रिपोर्ट करना। जरा सोचिए, क्या इस तरह के कंट्रोल्स ने इतने बड़े साम्राज्य में फैसले लेने की स्पीड को धीमा किया होगा, या फिर उन्होंने करप्शन और बगावत को रोककर स्टेबिलिटी बनाए रखने में ज्यादा मदद की? विचार करने लायक बात है ना? क्या है, अगर आपको ये ऑडियो पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप इसे ही और ऑडियो पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।